वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा दोबारा से एमसीक्यूज शेयर करने जा रही हूँ और ये एमसीक्यूज जो हैं ये लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, डिप्लोमा होल्डर्स सबके लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज नहीं बनाए। ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 एमसीक्यू शेयर करूंगी। तो अब हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मीडिया इज यूज्ड टू आइसोलेट स्टेफिलोकोकस ऑरियस फ्रॉम द स्पेसिमेन दैट हैव मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा? ऑप्शन ए मैनिटोल सॉल्ट एगर, ऑप्शन बी एनरिचमेंट ब्रॉथ, ऑप्शन सी मैकॉनकी एगर, ऑप्शन डी ईओसिन मिथाइलिन ब्लू। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टेफिलोकोकस को सेपरेट करने के लिए या कल्चर करने के लिए कौन सा जो मीडिया है, कल्चर मीडिया, वो हम यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैनिटोल सॉल्ट एगर। मैनिटोल सॉल्ट एगर जो है वो सिलेक्टिव मीडिया यूज़ होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसा कि आपको मालूम है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। तो अगर ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछा जाए कि अगर आपको यूरिन स्पेसिमेन में से स्टेफिलोकोकस ऑरियस या किसी भी स्पेसिमेन को मेंशन करके पूछा जाए कि अगर उसमें से स्टेफिलोकोकस ऑरियस को सेपरेट या आइसोलेट करने के लिए कौन सा मीडिया यूज होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मैनिटोल सॉल्ट एगर, क्योंकि मैनिटोल सॉल्ट एगर जो है वो सिलेक्टिव मीडिया है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following enzyme present in heart muscles? हार्ट की मसल्स में कौन सी एंजाइम्स मौजूद होती हैं? LDH वो एंजाइम्स कौन सी हैं? 1 है LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, 2 है CPK जिसे हम क्रेटिन फॉस्फेट काइनेज एंजाइम बोलते हैं, और 3 है SGOT जिसे हम AST भी बोलते हैं, सीरम ग्लूटामाइल ऑक्सैलो एसीटेट एंजाइम। तो इन तीनों एंजाइम्स में कौन सी एंजाइम्स जो है वो हार्ट मसल्स में मौजूद होंगी? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, ऑप्शन सी है सिर्फ 2 ओनली, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3, यानी कि LDH, CPK और SGOT ये तीनों एंजाइम्स जो हैं ये हार्ट मसल्स में मौजूद होती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फंजाई आर कॉमनली आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। फंजाई को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस बेस पे? ऑप्शन ए स्टेनिंग प्रॉपर्टीज विद पॉलीक्रोम डाई, ऑप्शन बी स्पोरुलेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स ऑन हाइफे, ऑप्शन सी सीरियोलॉजिक एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन डी सॉल्युबिलिटी इन 20% KOH। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कि स्पोरुलेशन और अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स ऑन हाइफे जो है उसकी बेस पे मोस्टली फंजाइस को कॉमनली आइडेंटिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एग ऑफ शिस्टोसोमा कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोनाउंस लेटरल स्पाइन इज। ऑप्शन ए शिस्टोसोमा, एस से मुराद शिस्टोसोमा है, शिस्टोसोमा जैपोनिकम, ऑप्शन बी शिस्टोसोमा हेमेटोबोलियम, ऑप्शन सी शिस्टोसोमा मैनोसनी, ऑप्शन डी शिस्टोसोमा हिपैटिका। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शिस्टोसोमा का एग है जिसकी अगर लेटरल स्पाइन नजर आ रही हो तो वो कौन सी टाइप ऑफ शिस्टोसोमा होगा? शिस्टोसोमा क्या है? पैरासाइट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शिस्टोसोमा मैनोसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, the organism that can cause rheumatic fever and or glomerular nephritis. Option A Streptococcus pyogenes, option B Staphylococcus aureus, option C Streptococcus vividans, option D Staphylococcus hemolyticus। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि रूमेटिक फीवर या फिर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है उसका कॉज बनता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. In Taenia saginata, the larval stage develops in option A swine, option B cattle, option C fish, option D men. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो टीनिया सेजिनेटा क्या है, पैरासाइट है, उसकी लार्वल स्टेज जो होगी वो किस में डेवलप होगी. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कैटल. कैटल्स में मोस्टली टीनिया सेजिनेटा की जो है वो लार्वल स्टेज जो है वो कैटल्स में डेवलप होती है. क्वेश्चन नंबर 7. A trophozoite of ant amoeba histolytica usually contain option A bacteria and coarse granules in the cytoplasm, option B eccentrically located endosome in the nucleus, option C red blood cell in the cytoplasm, option D a coarse granules blunt pseudopod. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका जो ट्रोफोजाइट है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होता है. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स इन द साइटोप्लाज्म. उसके ट्रोफोजॉइट में अक्सर आपको रेड ब्लड सेल जो है वो नजर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉट रिट्रैक्शन कैन बी एम्प्लॉयड एज एन इंडिकेटर ऑफ. क्लॉट का बनना किस चीज का इंडिकेटर है. ऑप्शन ए फैक्टर 10 डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी हेमोफीलिया, ऑप्शन सी फैक्टर 7 डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट फंक्शन. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्लॉट रिट्रैक्शन जो है वो इंडिकेटर है प्लेटलेट फंक्शन का. क्वेश्चन नंबर 9 है एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड बाय. एंटीबॉडीज किन सेल से सिक्रीट होती है. ऑप्शन ए किलर सेल्स, ऑप्शन बी मास्ट सेल्स, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी बी सेल्स. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बी सेल्स. बी सेल्स जो कि आपको पता है डब्ल्यूबीसी की टाइप लिम्फोसाइट्स जो हैं उनकी टाइप है बी सेल्स. लिम्फोसाइट की दो टाइप्स होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स. जो एंटीबॉडीज हैं वो जो हैं वो बी सेल से प्रोड्यूस होती हैं. और क्वेश्चन नंबर 7 में एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटोमीबा हिस्टोलिटिका यूजुअली क्या कंटेन करता है. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स इन द साइटोप्लाज्म. लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि अगर ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटोमीबा कोलाई जो कि सेम ग्रुप सेम फैमिली है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, उसी का सेम फैमिली पैरासाइट है एंटोमीबा कोलाई, उसके ट्रोफोजाइट में क्या कंटेन होगा. तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैक्टीरिया एंड कोर्स ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. नंबर 10 ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय. ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन डी टीएसएच. ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो किस हार्मोन से रेगुलेट किए जाते हैं या कौन सा केमिकल है जो रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज को. तो उसका आंसर है ऑप्शन बी इंसुलिन. इंसुलिन जो कि पेनक्रियास से रिलीज होती है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. The majority of iron in an adult is found as constituent of. Option A hemoglobin, option B myoglobin, option C hemosidrin, option D transferrin. के आयरन जो मेजरली किसी भी अडल्ट में फाउंड होता है वो मेजरली किस चीज का कॉन्स्टिट्यूटेंट है या किस चीज का हिस्सा है. तो उसका आंसर है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन. जैसे आपको मालूम है हीमोग्लोबिन की जो मेन दो चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं आयरन और ग्लोबिन चेन्स. तो इस लिहाज से जो मेजॉरिटी ऑफ आयरन है वो फाउंड जो होता है ह्यूमन एडल्ट में वो कॉन्स्टिट्यूटेंट है हीमोग्लोबिन का. क्वेश्चन नंबर 12 है गेंगू एंड इयोगोन एगर बेस विथ फ्रेश ब्लड इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ. दोबारा ये जो गेंगू एंड इयोगन एगर है ये भी सिलेक्टिव मीडिया है. तो ये अगर यूज हो रहा है फ्रेश ब्लड तो ये किस चीज की आइसोलेशन के लिए यूज हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया की आइसोलेशन के लिए यूज हो रहा है. ऑप्शन ए है बॉर्डीटेला, ऑप्शन बी यर्सीनिया,
ऑप्शन सी हेमोफिलिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बॉर्डिटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Most methods for the determination of blood creatinine are based on the reaction of creatinine and जो जितने भी मोस्टली बायोकेमिस्ट्री में मेथड यूज किए जाते हैं ब्लड क्रेटिनिन को चेक करने के लिए, उसमें क्रेटिनिन जो है वो किस केमिकल के साथ रिएक्शन करता है। तो उसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी एसिटिक एनहाइड्राइड और ऑप्शन डी है अल्कलाइन पिक्रेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अल्कलाइन पिक्रेट। जो क्रेटिनिन है वो अल्कलाइन पिक्रेट के साथ जो रिएक्शन करती है तो ही हमें मालूम होता है कि ब्लड क्रेटिनिन कितनी है। तो ये जो मोस्ट कॉमन मेथड है ब्लड क्रेटिनिन डिटर्मिनेशन का वो इसी रिएक्शन पे बेस करता है, क्रेटिनिन और अल्कलाइन पिक्रेट के रिएक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 14। एज अ जनरल रूल व्हेन ब्लड सेल्स मैच्योर, ये ब्लड सेल किस चीज की इसमें डिस्कशन हो रही है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो जैसे ही ब्लड सेल मैच्योर होते हैं तो एज अ जनरल रूल क्या होगा, ऑप्शन ए सेल डिक्रीज इन साइज, ऑप्शन बी देयर इज नो चेंज इन सेल साइज, ऑप्शन डी द न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज, ऑप्शन डी द सेल इंक्रीज इन साइज। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए द सेल डिक्रीज इन साइज। जैसे जैसे ब्लड सेल मैच्योर होगा सेल जो है उसका साइज जो है वो डिक्रीज होगा। अगर आपको व्हाइट ब्लड सेल की भी लाइफ स्टेजेस याद हो, प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल्स, तो उनमें सेल का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू मैच्योर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो एज अ जनरल रूल व्हेन ब्लड सेल मैच्योर द सेल डिक्रीज इन साइज। क्वेश्चन नंबर 15। Beer's law states that the darker the color produced, the more light absorbed in specimen, and the more light absorbed, option A more light transmitted, option B lower the concentration of analyte, option C longer the wavelength of required, option D higher the concentration of analyte। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बियर लॉ के मुताबिक जितना ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा एनालाइट यानी कि जो टेस्ट आप चेक करने जा रहे हैं उसका, तो उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी स्पेसिमेन में, और जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, आंसर है आंसर डी हायर द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। तो उतनी ही जो स्पेसिमेन या जो एनालाइट आप चेक करें इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन मौजूद है उस स्पेसिमेन में। अगर आप लोगों ने वो स्टूडेंट्स या वो लैब टेक्स जिन्होंने मैनुअल बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स पे काम किया हो, अगर जैसे कि माइक्रोलैब 300 या माइक्रोलैब 200, तो उसमें आपको मैनुअल डाइल्यूशंस बनानी पड़ती हैं। और जो एंड पॉइंट रिएक्शंस अगर आपने कभी गौर किया हो, ग्लूकोज या यूरिया या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन टेस्ट को जब आप डाइल्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो डाइल्यूशन वो जो रिएजेंट का कलर होता है वो काफी डार्क हो जाता है। अगर जो पेशेंट जिनकी हाई शुगर हो, हाई यूरिया या हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये स्पेसिमेन जो है ये बियर लॉ के मुताबिक अब ये स्पेसिमेन जो है ये ज्यादा कलर होने की वजह से ये लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और आप देखेंगे उन पेशेंट्स का रिजल्ट भी जो है वो हायर कंसंट्रेशन में शो करता है। तो जितना ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही हायर कंसंट्रेशन होगी एनालाइट की। ये किस चीज, ये लॉ किसने स्टेट किया है, ये है बियर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। When 6 or more consecutive values are distributed on one side of mean but maintain a constant level, it is known as। जब 6 या 6 से ज्यादा वैल्यूज एक ही मीन की साइड पे मौजूद हों और एक कांस्टेंट लेवल हो, यानी कि ना ही वो इंक्रीज दिखा रही हो ग्राफ ना ही वो डिक्रीज ग्राफ दिखा रही हो, तो ऐसी टर्म को या ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी शिफ्ट। शिफ्ट में आप देखेंगे कि मीन की एक ही साइड पे
6 से या 6 से ज़्यादा वैल्यू और एक कांस्टेंट ग्राफ आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें आप लो साइड या हाई साइड वेरिएशन नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, staining of red cells with deficiency of G6PD will show the presence of dash in blood smear। अगर आप ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं और स्पेशली रेड सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पेशेंट का G6PD भी डेफिशिएंट है, तो उसके ब्लड स्मीयर में आपको क्या नजर आएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम स्पीशी, ऑप्शन बी होवल जोली बॉडीज, ऑप्शन सी हिंग्स बॉडीज, ऑप्शन डी स्पीरोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हिंग्स बॉडीज उसके स्मीयर में आपको नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। दो तरह के स्टेन्स हैं, आइदर या तो ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू या फिर न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन। ये किसकी काउंटिंग के लिए यूज होते हैं? ऑप्शन ए है होवल जोली बॉडीज, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी रेटिक्यूलोसाइट्स। और ये इसका आंसर है ऑप्शन डी रेटिक्यूलोसाइट्स। रेटिक्यूलोसाइट काउंट करने के लिए हम लोग न्यू मिथाइलिन ब्लू या ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन जो है वो यूज करते हैं। और ये भी आपको पता होगा, इसके स्मीयर को आप फिक्स नहीं करते हैं, जस्ट आप डाइल्यूशन बनाएंगे इसकी ब्लड की स्टेन के साथ और आप स्मीयर बनाएंगे और फिर जैसे ही वो स्मीयर ड्राई होगा तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन यूजिंग बफर विद pH 8.6 each of serum protein in an electric field migrate towards। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जब आप बफर यूज कर रहे हैं और pH उस बफर की 8.6 है तो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रिक फील्ड में किस साइड पर माइग्रेट करेगी। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के मुतालिक। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेगेटिव पोल, ऑप्शन बी पॉजिटिव पोल, ऑप्शन सी बोथ पोल, ऑप्शन डी आइदर पोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पॉजिटिव पोल। अगर आपको सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का ग्राफ याद हो तो उसमें एल्बुमिन का ग्राफ हाईएस्ट रेशो होती है और वो एल्बुमिन जो है वो क्लोज होती है पॉजिटिव पोल के। नंबर 20, insufficient centrifugation will result in ऑप्शन ए फॉल्स इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट वैल्यू, ऑप्शन बी फॉल्स डिक्रीज इन हेमाटोक्रिट वैल्यू, ऑप्शन सी नो इफेक्ट इन हेमाटोक्रिट वैल्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस सही तरह नहीं करते हेमाटोक्रिट टेस्ट के लिए, जिसे हम पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आप उस रिजल्ट में फॉल्स इंक्रीज वैल्यू देखेंगे पीसीवी की या हेमाटोक्रिट की। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंस्ट्रूमेंट डू नॉट मेजर कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बट ऑफ टोटल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ वाटर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको कंसंट्रेशन नहीं बताता मॉलिक्यूल की या ऑयंस की, लेकिन बल्कि बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ वाटर, इस हिसाब से आपको वो वैल्यू देता है। तो ऑप्शन है इम्यूनोकेमिकल एनालाइजर, ऑप्शन बी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन सी है ब्लड गैस एनालाइजर और ऑप्शन डी है ऑस्मोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ वाटर इस हिसाब से रिपोर्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, erythrocytes that vary in size from normal size or are describing as exhibiting। वो एरिथ्रोसाइट जैसे हम आरबीसीज भी बोलते हैं, अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ साइज शो कर रहे हैं, नॉर्मल आपको पता है 6 to 8 माइक्रोमीटर साइज होता है, तो अगर आपको डिफरेंट साइज नजर आ रहा है तो ये किस करेक्टरिस्टिक को शो करता है। ऑप्शन ए एनीसोसाइटोसिस, ऑप्शन बी है हाइपोक्रोमिया, ऑप्शन सी है पोइकिलोसाइटोसिस और ऑप्शन डी है प्लीलियोसाइटोसिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए एनीसोसाइटोसिस। एनीसोसाइटोसिस ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसमें आप देखेंगे आरबीसी जो है वो डिफरेंट साइज शो कर रहे होंगे ब्लड स्मीयर में। तो एनीसोसाइटोसिस इसका आंसर है ऑप्शन ए।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन यूजिंग WBC पाइपेट फॉर परफॉर्मिंग अ वाइट सेल काउंट ब्लड इज डाइल्यूटेड। अगर आप मैनुअल WBC पाइपेट यूज कर रहे हैं और मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं WBC काउंट को, तो आप ब्लड को किस रेशियो से डाइल्यूट करेंगे? ऑप्शन ए 1:20, ऑप्शन बी 1:50, ऑप्शन सी 1:200, ऑप्शन डी 1:10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1:20। Number 24, which of the following is the preferable site for bone marrow aspiration and biopsy in an adult? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आपको बोन मैरो बायोप्सी के लिए सैंपल लेना है और बोन मैरो को एस्पायरेट करना है, यानी कि उसका सैंपल निकालना है, तो कौन सी बोन जो है वो सबसे अच्छी होगी इस सैंपल के लिए, या कौन सी बोन मैरो का हिस्सा, कौन सी बोन का हिस्सा जो है वो अच्छा होगा इस सैंपल के लिए। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए इलियक क्रस्ट, ऑप्शन बी टीबिया, ऑप्शन सी स्टर्नम और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट जो साइट है बोन मैरो की, वो बोन मैरो सैंपल के लिए सबसे सूटेबल या प्रेफरेबल साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, MCV इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग। MCV यानी कि मीन सेल वॉल्यूम, जो कि रेड सेल इंडिसेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर तो आपको MCV के रिलेटेड या रेड सेल इंडिसेस के रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है हेमेटोलॉजी सेक्शन, उसमें आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया गया है कि रेड सेल इंडिसेस क्या हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। तो MCV इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय RBC मल्टीप्लाई बाय 10, ऑप्शन बी हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय RBC मल्टीप्लाई बाय 10, ऑप्शन सी हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय RBC मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय RBC मल्टीप्लाई बाय 10। हेमाटोक्रिट को जब हम RBC काउंट से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें MCV मिलेगा, जिसे हम मीन सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ग्रुप ओ पेशेंट, ग्रुप ओ यानी कि ब्लड ग्रुप ओ पेशेंट कैन सेफली रिसीव प्लाज्मा फ्रॉम द डोनर हु इज ग्रुप। ग्रुप ओ पेशेंट को अगर प्लाज्मा चाहिए होगा तो कौन सा डोनर जो है वो उसके लिए सूटेबल होगा, कौन से ब्लड ग्रुप से वो प्लाज्मा रिसीव कर सकता है? ऑप्शन ए बी ओनली, ऑप्शन बी ए ओनली, ऑप्शन सी ए बी एंड ओ, ऑप्शन डी ओ ओनली। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है वो किसी भी ग्रुप से, जो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, आप उससे प्लाज्मा रिसीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए बी एंड ओ, क्योंकि जो हेमोलिटिक रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो तब होंगे अगर आप होल ब्लड रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीजन्स होती हैं, जो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स हैं, वो RBC के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जब आप प्लाज्मा रिसीव कर रहे हैं तो वो फ्री ऑफ एंटीजन होगा, तो इस वजह से कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। तो ग्रुप ओ पेशेंट या किसी भी ग्रुप के पेशेंट जो है वो प्लाज्मा जो है वो किसी भी ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच टर्म डिस्क्राइब द चेंज इन द शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट्स सीन ऑन स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इनमें से कौन सी टर्म जो है वो आपको ये बताएगी कि एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं
उनकी शेप जो है वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, यानी कि जो आप स्मीयर बना के माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, उसमें आपको नॉर्मल शेप नज़र नहीं आ रही आरबीसी की, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स नज़र आ रही हैं। तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पोइकिलोसाइटोसिस, ऑप्शन बी हाइपोक्रोमिया, ऑप्शन सी एनिसोसाइटोसिस, ऑप्शन डी पॉलीक्रोमेजिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस से मुराद ये होगा कि आरबीसीज की जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज या चेंज हो जाएगी उसकी शेप जो है, जब आप उसको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, microscopic examination of urine sediment shows small motile cells having an oval head with long delicate whip-like tail identified as। अगर आप यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन देख रहे हैं और उसमें आपको माइक्रोस्कोपी में क्या चीज़ नज़र आ रही है, छोटे से ओवल हेड है और उसकी टेल है, तो वो क्या है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ऑप्शन बी स्पायरोचीट, ऑप्शन सी स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन डी यीस्ट सेल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्पर्मेटोजोआ, यानी कि वो स्पर्म सेल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ओवल शेप हेड, ओवल हेड और विद लॉन्ग डेलिकेट विप लाइक टेल। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट MCHC यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज। hemoglobin 15 ग्राम पर डेसीलीटर, RBC 4.5 into 10 to power 6 पर माइक्रोलीटर एंड हेमाटोक्रिट इज 47%। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको MCHC कैलकुलेट करना है। MCHC को हम बोलते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी MCV की तरह रेड सेल इंडिसेस का पार्ट है, और रेड सेल इंडिसेस में आपको याद होगा क्या क्या इंक्लूड है, MCV, MCH और MCHC। या तो आपसे कई दफ़ा इस तरह वैल्यूज़ दी गई होंगी और आपसे पूछा जाएगा आपको MCHC कैलकुलेट करना है, या फिर MCV या MCH कैलकुलेट करना है, या फिर आपको फार्मूला दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट है। तो मैंने अभी आपकी हेल्प के लिए जो है वो क्या कहते हैं, मैंने फार्मूले को लिख दिया है, जो कि है हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय हेमाटोक्रिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी 31.9% MCHC कैलकुलेट होगा इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन बी 31.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें परसेंटेज यूनिट नहीं है, यूनिट जो होगी वो होगी ग्राम पर डेसीलीटर। ये बाय मिस्टेक परसेंटेज लिखा गया मेरे से, लेकिन जो MCHC की यूनिट होगी वो होगी 31.9 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द मेजर केटोइन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है या उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, केटोइन, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा और वो मेजरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल की बाहर की साइड के फ्लूइड में मौजूद होता है। तो वो कौन सा केटोइन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजरली प्रोड्यूस है, यानी कि सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, ऑप्शन सी क्लोराइड, ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन एन एरिथ्रोसाइट कंटेनिंग आयरन ग्रैन्यूल्स इज स्टेन्ड विद पर्शियन ब्लू द सेल इज कॉल्ड। अगर आप पर्शियन ब्लू स्टेन यूज कर रहे हैं और आप माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं आरबीसी के अंदर आयरन ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं, तो उस टाइप ऑफ आरबीसी को आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए स्फीरोसाइट, ऑप्शन बी लेप्टोसाइट, ऑप्शन सी शिस्टोसाइट, ऑप्शन डी सिड्रोसाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिड्रोसाइट। सिड्रोसाइट वो टाइप ऑफ आरबीसी होंगे जिनके अंदर आयरन ग्रैन्यूल जो है वो मौजूद होंगे और वो आपको नजर आएंगे पर्शियन ब्लू स्टेन यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, a flotation method for the concentration of ova and cyst used, यानी कि पैरासाइट
माइक्रोस्कोपी के लिए या पैरासाइट देखने के लिए अगर आपको ओवा और सिस्ट की कंसंट्रेशन चाहिए तो आप फ्लोटेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उस मेथड को यूज़ करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होगा? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन फॉर्मलिन, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। तो फ्लोटेशन मेथड जो कंसंट्रेशन ऑफ ओवासिस्ट के लिए यूज़ होता है, उसके लिए कौन सा जो केमिकल सबसे ज़्यादा उसके लिए जो कौन सा केमिकल यूज़ होता है वो है ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है वो यूज़ करेंगे फ्लोटेशन मेथड टेक्निक के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट फेगोसिटिक सेल्स प्रोड्यूस लाइसोसाइम दैट आर बैक्टीरियोसिडल? वो कौन से फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, यानी कि वो कौन से सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को लाइज करेंगे? ऑप्शन ए इयोजिनोफिल्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो बेसिक फंक्शंस है वो फंक्शन ही ये है कि जो डब्ल्यूबीसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप और सबसे ज़्यादा ब्लड में मौजूद होते हैं न्यूट्रोफिल्स, उनका फंक्शन ही ये है कि वो बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो अपना एक्शन लेते हैं। इयोजिनोफिल जो है वो मोस्टली पैरासाइट्स के लिए होते हैं, लिम्फोसाइट जो है वो मोस्टली वायरस के लिए होते हैं, और प्लेटलेट्स जो है उनका ताल्लुक ब्लीडिंग डिसऑर्डर से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 34, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। इन ऑप्शंस में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, या सबसे करेक्ट जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी को कौन सी ऑप्शन एक्सप्लेन करती है? ऑप्शन ए कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वर्लुएंट स्ट्रेन्स, ऑप्शन बी इज कंसिस्टेंटली ग्राम पॉजिटिव सीन इन ओल्ड कल्चर, ऑप्शन सी ग्रो बेस्ट एट स्लाइटली एसिडिक पीएच, ऑप्शन डी इज मोटाइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस बाय वर्लुएंट स्ट्रेन। वर्लुएंट स्ट्रेन का यानी कि वो हाईली इन्फेक्शियस स्ट्रेन जो है उस टाइप के कैप्सूल जो है वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, फाइब्रिनोजेन डिटर्मिनेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन, यानी कि फाइब्रिनोजेन टेस्ट जो है आपको परफॉर्म करने के लिए किस टाइप का सैंपल चाहिए होगा? ऑप्शन ए एनी ब्लड फ्लूइड, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी बोथ सीरम एंड प्लाज्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्लाज्मा। आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा और सीरम का मेन डिफरेंस ही ये है कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन मौजूद होगा, क्लॉटिंग फैक्टर, जबकि सीरम के अंदर ये मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ प्लाज्मा चाहिए फाइब्रिनोजेन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज आल्सो नाउन एज, ऑप्शन ए हिपैटिक बिलिरुबिन, ऑप्शन बी बिलिवर्डिन, ऑप्शन सी प्री हिपैटिक बिलिरुबिन, ऑप्शन डी डायरेक्ट बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसके की जो एक और टर्म है वो क्या होगी? तो इन ऑप्शंस के मुताबिक ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? प्री हिपैटिक बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड को हम प्री हिपैटिक बिलिरुबिन बोलते हैं। इसके अलावा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। प्री हिपैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिवर में पहुंच के कॉन्जुगेट होती है, यानी कि लिवर में जब ये जाती है बिलिरुबिन तब वो कंबाइन होती है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ, तो तब हम उसको कॉन्जुगेट बोलेंगे। तो लिवर में एंटर होने से पहले पहले जो बिलिरुबिन की टाइप होगी वो होगी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन परफॉर्मिंग ऑटोमेटेड सेल काउंट्स मोस्ट ऑटोमेटेड सेल काउंट इंस्ट्रूमेंट्स। जब आप इस क्वेश्चन में बेसिकली जो है वो हिमेटोलॉजी एनालाइजर के मुतालिक बोला गया है कि जब आप ऑटोमेटिक सेल काउंट यूज करते हैं हिमेटोलॉजी एनालाइजर, तो वो क्या करता है कई दफा कि वो ऑप्शन ए डू नॉट काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ऑप्शन बी काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसीज विद प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसी विद एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी काउंट न्यूक्लिएटेड आरबीसी विद डब्ल्यूबीसी। जैसे कि आपको पता है कि मैच्योर आरबीसी यानी कि मैच्योर एरिथ्रोसाइट में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता,
लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि आरबीसी मैच्योर हो जाता है और उसमें न्यूक्लियस भी रहता है, तो ऑटोमेटिक सेल काउंट जो एनालाइजर वो क्या करेगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, वो न्यूक्लिएटेड आरबीसीज को डब्ल्यूबीसी समझ के काउंट करेगा, यानी कि वो डब्ल्यूबीसी को, जैसा कि डब्ल्यूबीसी में आपको मालूम है न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो मशीन जो है वो आरबीसी को भी न्यूक्लियस की मौजूद होने की वजह से एज अ डब्ल्यूबीसी जो है वो काउंट करेगी। तो ये चीज़ जो है ये ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी एनालाइजर में मोस्टली होती है कि वो आरबीसी न्यूक्लिएटेड अगर आरबीसी मौजूद हैं तो वो उनको फिर डब्ल्यूबीसी के साथ जो है वो काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड बी यूज्ड टू स्टडी प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी। कोई भी प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी अगर आपने स्टडी करनी है, कोई भी प्रोटीन डिजीज़ है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ पेनिसिलिन ट्रीटेड सीरम, ऑप्शन बी ब्लड विस्कोसिटी स्टडीज, ऑप्शन डी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन डी आइसोएंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोटीन स्टडी एबनॉर्मेलिटी के लिए जो मेथड मोस्टली यूज़ होता है वो है ऑप्शन सी, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्ट एनएरोब बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रिक्ट एनएरोब है। एनएरोब यानी कि उसको बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर ग्रोथ के लिए। ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ऑप्शन बी लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज, ऑप्शन सी नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी बैसिलस एंथ्रासिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है वो स्ट्रिक्ट एनएरोब बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द ईएसआर एक्सेप्ट। इनमें से तमाम फैक्टर्स जो हैं वो ईएसआर रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे, लेकिन एक फैक्टर के अलावा। ऑप्शन ए ब्लड ड्रॉन इन सोडियम सिट्रेट ट्यूब, ऑप्शन बी एनिसोसाइटोसिस पोइकिलोसाइटोसिस, ऑप्शन बी प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अगर आपने ब्लड सोडियम सिट्रेट ट्यूब में लिया है तो वो ईएसआर रिजल्ट को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आपका करेक्ट रिजल्ट होगा, लेकिन मतलब नॉर्मल रिजल्ट ही होगा, आप उसमें इतनी लेकिन अगर किसी पेशेंट के सेल्स में ज़्यादा एनिसोसाइटोसिस पोइकिलोसाइटोसिस है तो ये फैक्टर या प्लाज्मा प्रोटीन्स हाई हैं, तो इन सूरत में ईएसआर मोस्टली बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ब्लड ड्रॉन इन सोडियम सिट्रेट जो है ये फैक्टर जो है ये ईएसआर रिजल्ट हाई होने पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने ब्लड को प्रॉपरली कलेक्ट किया है। Question number 41, which staining method is used most frequently to stain and count reticulocyte? Option A immunofluorescence, option B Romanovsky stain, option C supravital staining, option D cytochemical staining। इनमें कौन सा मेथड जो है वो या कौन सा स्टेनिंग मेथड जो है वो रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट के स्टेन के काउंटिंग और स्टेनिंग के लिए यूज़ होता है, वो है ऑप्शन सी सुप्रावाइटल स्टेनिंग। सुप्रावाइटल स्टेनिंग हम इसलिए इसको सुप्रावाइटल रेटिकुलोसाइट काउंट स्टेनिंग को इसलिए हम सुप्रावाइटल स्टेनिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप स्टेन के साथ ब्लड को मिक्स करके स्मीयर बना के, जैसे ही वो स्मीयर ड्राई होगा तो आप उसको ऑयल इमर्शन फील्ड पे रीड करेंगे। तो सुप्रावाइटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आप सेल्स को फिक्स नहीं कर रहे, कोई भी फिक्सेटिव आप यूज़ नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सुप्रावाइटल स्टेनिंग। क्वेश्चन नंबर 42, अ रिएक्टिव फ्लोरेसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी FTAB टेस्ट। जो ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी यानी कि आपको पता है ये टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, ट्रेपोनीमा पैलिडम के लिए। सिफिलिस जो डिजीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया ट्रेपोनीमा कॉज करता है, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, रिएक्टिव फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ये टेस्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको क्या बता रहा है। ऑप्शन ए इंडिकेट द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज पॉजिटिव ड्यूरिंग चेंसरी स्टेज, ऑप्शन सी इंडिकेट्स नो इन्फेक्शन, ऑप्शन डी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये कंफर्म करता है कि ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द डिस्टेंस बिटवीन द रूल्ड सरफेस एंड कवर स्लिप ऑफ हेमेटोसाइटोमीटर इज, यानी कि जो न्यू बार चैम्बर आप यूज़ करते हैं जिसे हम हेमेटोसाइटोमीटर भी बोलते हैं, उसमें जब कवर स्लिप और जो सरफेस है जो रूल्ड यानी कि जो लाइंड एरिया यानी कि जो सेंटर पॉइंट है जिधर आप काउंट करते हैं उसके दरमियान और कवर स्लिप के दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस मौजूद होता है, जो कि कैलकुलेशन में भी आपको अगर मैनुअल कैलकुलेट करें तो उस फार्मूले में भी ये डिस्टेंस यूज़ होगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.0 mm, ऑप्शन बी 0.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.1 mm एंड आंसर ऑप्शन डी 1.0 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.1 mm डिस्टेंस होगा रूल्ड सरफेस और कवर स्लिप के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, सोडियम किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ की मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबल है। सोडियम आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी का, और ये भी पता होना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होता है और सबसे ज़्यादा मेजर कैटॉइन जो है यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो सबसे ज़्यादा मेजरली इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में मौजूद है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और एज अ कैटॉइन वो है सोडियम। तो सोडियम किस चीज़ की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए ब्लड कोगुलेशन, ऑप्शन बी सॉल्ट इनटेक, ऑप्शन सी कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन और ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी मेंटेनेंस के लिए सोडियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। टू मेक 1:5 डाइल्यूशन ऑफ सीरम सैंपल डाइल्यूट, अगर आपको 1:5 सीरम सैंपल डाइल्यूशन बनानी है तो आप क्या कैलकुलेशन यूज़ करेंगे डाइल्यूएंट और सीरम की। ऑप्शन ए 5.0 ml सीरम प्लस 1.0 ml डाइल्यूएंट, ऑप्शन बी 1.0 ml सीरम प्लस 6 ml ऑफ डाइल्यूएंट, ऑप्शन सी 1 ml ऑफ सीरम प्लस 5 ml ऑफ डाइल्यूएंट, ऑप्शन डी 1 ml सीरम एंड प्लस 4.0 ml डाइल्यूएंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आप 1 ml सीरम लेंगे और 4 ml डाइल्यूएंट लेंगे तो आपकी 1:5 जो डाइल्यूशन है वो रेडी होगी सीरम सैंपल की। क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसमें कौन सी टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है। ऑप्शन ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मैथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी सल्फ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, उसके अलावा बाकी तीनों जो है वो एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन इज नॉट यूज्ड इन परफॉर्मिंग। ऑप्शन ए ऑटो एग्लूटिनेशन टेस्ट, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्टिंग, ऑप्शन सी रिवर्स टाइपिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन रिएजेंट जो है वो किस इनमें से कौन से टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं होगा। आपको पता है ये इसको हम कूम्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ये जो है ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये रिवर्स टाइपिंग में यूज़ नहीं होगा, जबकि ऑटो एग्लूटिनेशन टेस्टिंग और इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्टिंग में जो है ये यूज़ होता है। तो रिवर्स ब्लड ग्रुप टाइपिंग में जो है एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन जो है वो यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक्सेप्ट, तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, किसके अलावा, कौन सी ऑप्शन के अलावा बाकी तमाम ऑप्शंस जो हैं वो तो GFR को अफेक्ट करती हैं। ऑप्शन ए रीनल और यूरिनरी कैलकुलाई एंड डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड कार्डियक फेलियर,
sorry, option C hyperglycemia and renal tubule malfunction, option D cardiac failure and renal or urinary calculi। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स मैल फंक्शन जो है वो जीएफआर को इफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो जीएफआर रेट को इन्फ्लुएंस करेंगी। क्योंकि आपको पता है रीनल ट्यूब्यूल, अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो ग्लोमेरुलस जो है वो स्टार्ट में मौजूद होता है, जबकि उसके बाद में रीनल ट्यूब्यूल्स आती हैं। इसलिए रीनल ट्यूब्यूल में अगर कोई मैल फंक्शन है तो वो जीएफआर को अफेक्ट नहीं करेगा, जबकि अगर कोई रीनल स्टोन या कार्डियक फेलियर या डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जीएफआर को अफेक्ट करेंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज। यूरिन की फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है? ग्लोमेरुलस जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी सिंपल फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरेट्स, ऑप्शन डी सेक्रीशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंपल फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस जो है वो सिंपली जो है वो फिल्ट्रेट करेगी केमिकल्स को, और जिसमें लार्ज साइज स्मॉल साइज इस तरह के केमिकल होते हैं। अगर आप बहुत डिटेल में ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ग्लोमेरुलस का फंक्शन जो होता है वो सिंपल फिल्ट्रेशन होता है। और मैं आपके साथ फ्यूचर में रीनल फंक्शन टेस्ट भी शेयर करने वाली हूँ, तो आपको उसमें मैं आपके साथ सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी शेयर करूँगी, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। क्योंकि रीनल फंक्शन टेस्ट को समझने के लिए आपके पास लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप किडनी और उसके स्ट्रक्चर को समझें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सिंपल फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ गैमा ग्लोबुलिन। गैमा ग्लोबुलिन का इनमें से कौन सा फंक्शन है? गैमा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, ऑप्शन सी रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी परफॉर्म एज फाइब्रिनोजन फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्योंकि मैंने जैसे बताया गैमा ग्लोबुलिन जो है वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, तो उनका मेन फंक्शन जो है वो है इम्यूनिटी परफॉर्म करना। तो आज आपके साथ मैंने 50 बेस्ट MCQs शेयर किए हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर से ज़रूर, इस वीडियो से ज़रूर नॉलेज मिला होगा। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी बुक्स को, अपने बेसिक टॉपिक्स को थॉरोली स्टडी करें, और उसके साथ साथ इन वीडियोस को और जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ MCQs पे डिपेंड करेंगे तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम जो है वो पास करना इतना ईजी नहीं होगा। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि थ्योरी और MCQs दोनों को साथ लेके चलें। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।